गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, मैं आपके लिए बायो और केमिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और प्रेजेंट में जो आपकी चल रही है फिजिक्स चल रही है, और फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है दोस्तों आपका ध्वनि एंड वेव्स। ध्वनि और तरंग यानी साउंड एंड वेव्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैं तरंग जो है आपकी तरंगों के बारे में इससे पहले की वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर चुका हूँ कि तरंग क्या होती है, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं। और आज का हमारा जो इसी में दोस्तों साउंड एंड वेव्स में ही आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। हम समझेंगे ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या चीज़ है, किस प्रकार की जो किसको हम ध्वनि कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं, कि ध्वनि की निर्भरता यानी ध्वनि किस किस पर चीज़ पर निर्भर करती है, किस पर नहीं करती है, यानी ध्वनि के बारे में जितनी भी थ्योरी है कंप्लीट वो हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। या फिर जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज अवश्य किया करो डेली। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों जो भी आप थ्योरी कर रहे हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसे रिवाइज अवश्य किया करो। बिना रिवाइज के कुछ नहीं है दोस्तों, इससे तो आप ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि रिवाइज करना ज़रूरी है। बिना रिवाइज के कुछ नहीं हो सकता, बिना रिवाइज के आप किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों रिवाइज अवश्य किया करो। अब चलिए दोस्तों टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक में हम समझेंगे दोस्तों ध्वनि के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ध्वनियों के बारे में, यानी ध्वनि के बारे में, कि ध्वनि जो है दोस्तों, ध्वनि तरंगें जो होती हैं एक प्रकार की यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगें निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए दोस्तों निर्वात में गति नहीं कर सकती। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ध्वनि तरंगें संपीड़न और विरलन के माध्यम से भी गति कर सकती हैं, यानी संपीड़न और विरलन के माध्यम से संचरित होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों ध्वनि के बारे में, ये तो होने चाहिए। बाकी आगे हम देखते हैं दोस्तों ध्वनि के निम्न गुण होते हैं, यानी निम्न 3 गुण होते हैं। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं, यानी ध्वनि में क्या चीज़ होने की अनिवार्यता है, यानी कौन कौन से गुण होने चाहिए तभी हम उसे ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों तीव्रता, यानी तीव्रता होना ज़रूरी है। और तीव्रता के बारे में आपको समझना है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता उसकी प्रबलता यानी लाउडनेस को बताती है। और अधिक तीव्रता की ध्वनि तेज होती है, जबकि कम तीव्रता की ध्वनि धीमी होती है। वहीं अगर हम आगे देखें दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के बारे में ही। तो इसे मापने के लिए दोस्तों निम्न मात्रक काम में लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए मात्रक भी होते हैं दोस्तों, जिनमें पहला है दोस्तों बेल, फिर डेसिबल, फिर फोन। और आपको याद रखना है दोस्तों, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, यानी एक बेल का मान जो है दोस्तों 10 डेसिबल के बराबर ये होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्वनि के बारे में याद रखनी है। जो ध्वनि की तीव्रता है वह किस समय कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सामान्य फुसफुसाहट की ध्वनि 20 से 30 डेसिबल होनी चाहिए। बातचीत की ध्वनि 7 से 80 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, WHO के अनुसार 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि परास सबसे अनुकूल मानी जाती है, और जो कि दिन के समय 45 और रात्रि के समय 35 डेसिबल सबसे उत्तम होती है। दिन का समय होता है दोस्तों सुबह 6 से रात के 10 बजे तक, और रात का समय रात से सुबह 6 बजे तक। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि 80 डेसिबल की ध्वनि को लगातार 8 घंटे तक सुनने पर स्थायी रूप से बहरापन हो जाता है,
जबकि दोस्तों 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हानिकारक या ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है। वहीं दोस्तों जो आपके जेट इंजन होते हैं, रॉकेट जो होते हैं, उनकी ध्वनि जो है दोस्तों 120 से 140 डेसिबल तक होती है। अगला आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों तारत्व की। आवृत्ति मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों, क्या बताया मैंने अभी, तीव्रता, सॉरी दोस्तों, मैं तीव्रता के बारे में बताया था आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम आवृत्ति के बारे में कि आवृत्ति क्या होती है। देखिए, तीव्रता होना चाहिए ध्वनि में, तभी उसे हम ध्वनि कह सकते हैं। तारत्व भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम तारत्व के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि की तीक्ष्णता या चुभन को ही हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तारत्व। जैसे आपने देखा हो दोस्तों, आप महिलाएं जो होती हैं ना, उनकी आवाज़ पतली होती है तो हमारे कानों में ज़्यादा गूंजती है, जबकि आदमी की आवाज़ भारी होती है तो उसका तारत्व कम होता है। मतलब जो जैसे हम पैनापन कहते हैं, चुभन वाली आवाज़ नहीं होती इंसान की, इंसानों, सॉरी दोस्तों, मतलब पुरुष की कभी भी चुभन वाली आवाज़ नहीं हो सकती, मतलब भारी आवाज़ होती है, मोटी, जो कि हमारे कानों में इतनी जल्दी चुभती नहीं है। जबकि महिला की आवाज़ पतली होती है। पतली होने का मतलब है दोस्तों उसका तारत्व ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तारत्व आवृत्ति के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और अधिक आवृत्ति की ध्वनि में अधिक तारत्व होता है, जबकि कम आवृत्ति की ध्वनि में कम तारत्व होता है। और इसीलिए दोस्तों स्त्री की आवाज़ में तारत्व पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। बच्चे का रोना, मक्खी भिनभिनाहट आदि में अधिक तारत्व पाया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका तारत्व, और तारत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों हम ध्वनि की गुणता के बारे में। ध्वनि की गुणता क्या है दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, ध्वनि की गुणता किसे कहते हैं। तो ध्वनि की गुणता कहते हैं दोस्तों जिसके द्वारा ध्वनि को पहचाना जा सके, जिस गुण के द्वारा ध्वनि को पहचाना जा सके। जैसा आपने देखा हो दोस्तों, आप कभी भी, आपको किसी व्यक्ति का चेहरा ना दिखाया जाए और आप रेगुलर आप उसके संपर्क में हो, कोई भी, जैसे आपके चारों ओर जो फैमिली है, जो कुछ लोग रहते हैं आपके चारों ओर, तो आप पता है, आपने देखा हो दोस्तों, आप आवाज़ से ही पहचान लेते हो कि ये उसकी आवाज़ है, ये वो व्यक्ति बोल रहा है, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, तो आप पहचान लेते हो ना। तो वही गुण कहलाता है, वही चीज़ कहलाती है दोस्तों गुणता, यानी ध्वनि की क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों, वाद्य यंत्रों आदि की आवाज़ को पहचान लिया जाता है, वह गुण कहलाता है आपका गुणता। और गुणता ध्वनि की आकृति पर निर्भर करता है, और अलग अलग व्यक्ति व वाद्य यंत्र से निकली आवाज़ की आकृति अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका गुणता। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आवृत्ति के ही आधार पर ध्वनि निम्न प्रकार की होती है। किसके आधार पर दोस्तों, आवृत्ति के आधार पर ही ध्वनि हमारी जो है 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दोस्तों अपश्रव्य, दूसरा है श्रव्य, और तीसरा है पराश्रव्य। 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपश्रव्य की। तो देखिए दोस्तों, अपश्रव्य किसे कहते हैं, वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है, उन्हें कहते हैं दोस्तों हम अपश्रव्य तरंगें। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, मछलियाँ, हाथी, गैंडा, डॉल्फिन और कबूतर आदि इन्हें सुन सकते हैं। और उदाहरण में जो आपकी भूकंप तरंगें हैं दोस्तों, अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं श्रव्य तरंगों की। तो इनकी आवृत्ति परास जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और इन्हें दोस्तों मनुष्य सुन सकता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों के बारे में। अब पराश्रव्य तरंगें क्या हैं दोस्तों, तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों पराश्रव्य तरंगें। और इसकी रेंज ज़रूर आपको याद रखनी है दोस्तों, 20 से 20 हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज, जिसमें आते हैं दोस्तों आपके कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, ठीक है, कबूतर वबूतर ये आते हैं ना। देखिए ये रहा, मैंने अभी तो कराया है आपके लिए, ये 1 मिनट दोस्तों, ये रहा डॉल्फिन, हाथी, गैंडा, मछलियाँ, ये सभी हैं, ये अपश्रव्य तरंगों को सुन सकती हैं। यानी 0 से 20 हर्ट्ज की इनकी आवृत्ति होती है। वही दोस्तों श्रव्य की 20 से 20,000, जिन्हें मनुष्य सुन सकते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि जो होती हैं उनकी आवृत्ति होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता।
चमगादड़, आपको याद रखना है दोस्तों, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। तो ये चीज़ जरूर आपको याद रखनी है चमगादड़ के बारे में कि ये पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न कर भी सकता है और सुन भी सकता है। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं। गाल्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गाल्टन सीटी पराश्रव्य तरंगों द्वारा खोजी कुत्तों को गुप्त संदेश देने के काम आती है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है जो पराश्रव्य तरंगें हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, गाल्टन साहब के द्वारा। ठीक है, आगे आपको याद रखना है दोस्तों, चूहों का भूल भुलैया गेम, कभी चूहे इधर भगते हैं कभी उधर भगते हैं, घरों में आपने देखा होगा, तो वो किसके कारण भगते हैं, पराश्रव्य तरंगों के कारण। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है दोस्तों, ये इसमें भी जो है आपका पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कीटों को मारने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके ध्वनि के प्रकार और ध्वनि की निर्भरता के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ, ध्वनि के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, तो साथ में ऑल वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों सोनार जो है आपका साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसे हम कहते हैं। यंत्र का उपयोग जो है दोस्तों जल में गतिशील किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, वेग आदि को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सोनार में भी दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग ईसीजी में व पथरी तोड़ने में किया जाता है। और नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, इसका उपयोग वायु में गतिशील विमान की स्थिति, वेग, चाल आदि को ज्ञात करने में किया जाता है। और रेडियो तरंगें जो होती हैं उनमें भी दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। यानी रडार जो है आपका रेडियो तरंगें जो होती हैं उन पर यह आधारित होता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं ध्वनि की विभिन्न माध्यमों के वेग। यानी दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ हो, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जो ध्वनि होती है आपकी उसके लिए दोस्तों किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। यानी बिना माध्यम के ध्वनि जो है गति नहीं कर सकती। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि अगर माध्यम की आवश्यकता होती है तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों ठोस, इसमें ध्वनि की गति ज़्यादा होगी। उसके बाद द्रव में, उसके बाद दोस्तों गैस में, उसके बाद दोस्तों निर्वात में। यानी सबसे कम होती है निर्वात में और सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वहीं अगर हम सॉलिड में अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि एल्युमिनियम में ध्वनि की स्पीड जो होती है दोस्तों 6420 होती है, आपको याद रखनी है। एल्युमिनियम निकेल में दोस्तों 6040, स्टील में 5960 और आयरन में 5950। ये हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि एल्युमिनियम और आयरन तक, एल्युमिनियम, निकेल, स्टील और आयरन, ये चार तो आपको याद ही रखने हैं सॉलिड में। वहीं लिक्विड की बात करें तो वाटर में जो है दोस्तों सी वाटर यानी समुद्री जो पानी होता है उसमें जो होता है दोस्तों स्पीड वो होती है 1531, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्टिल वाटर जो होता है इसमें जो होती है दोस्तों 1498। और एथेनॉल में 1207 होती है, ये आपको याद रखनी है। अगर आप ये भी याद नहीं रख सकते तो वाटर जो होता है ना दोस्तों, समुद्री पानी और डिस्टिल वाटर, ये तो दो आपको याद ही रखने हैं। वहीं अगर हम गैसों में बात करें दोस्तों, ठीक है, तो हाइड्रोजन की होती है 1284 और एयर की 346। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों आपका, इसमें 316 होती है। तो हाइड्रोजन की आपको याद रखनी है और एयर की। बाकी आप और सारी चीज़ें याद रख लें तो और आपके लिए बेहतर होगा। कोई पता नहीं है एग्जामिनर कब कहाँ से कैसा प्रश्न पूछ ले। तो दोस्तों ये थे दोस्तों माध्यमों में जो ध्वनि का वेग होता है, किस माध्यम में कितना वेग होता है, वो चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि वेग निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा, सभी में अलग अलग होता है, तो वही हम समझेंगे। और दोस्तों ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि आपको याद रखने हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों
कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अगर आपसे पूछा जाए किसी माध्यम में, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, बी बराबर अंडर रूट ई बटे पी। ई क्या है दोस्तों, माध्यक की प्रत्यास्थता, और पी जो है ये दोस्तों ये है आपका घनत्व अगर आपसे पूछा जाए। अब माध्यक की प्रत्यास्थता यानी दोस्तों वह माध्य जो है कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, और उसकी माध्यता जो प्रत्यास्थता है वो क्या है। भाई ठोस की अलग होगी, द्रव की अलग होगी, गैस की अलग होगी, निर्वात की अलग होगी। निर्वात का हर चीज़ का अलग अलग होता है, ठोस द्रव गैस, तो इनकी प्रत्यास्थता भी अलग होगी। और उस पदार्थ की कितनी प्रत्यास्थता और उसका घनत्व कितना है, उसका अनुपात में वर्गमूल निकाल दीजिए आप, तो आपका जो है दोस्तों वेग आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं कि ठोस माध्यम की प्रत्यास्थता यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई के बराबर होता है। किसके बराबर दोस्तों, बाई के बराबर। अतः ठोस में ध्वनि का वेग क्या होगा दोस्तों, बी बराबर बाई बटे पी अंडर रूट, ये है ये आपका दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये आपका अंडर रूट है ही, ठीक है दोस्तों, ये आपका अंडर रूट है ही, अंडर रूट बाई बटे पी। वहीं अगर द्रव की बात करें तो द्रव माध्यम की प्रत्यास्थता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी या के बराबर होती है। और द्रव में ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों, बी बराबर अंडर रूट बी बटे पी, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आपका है दोस्तों गैस में, तो गैसीय माध्यम में प्रत्यास्थता जो है दोस्तों दाब यानी दोस्तों पी के बराबर होती है। तो इसका वेग क्या होगा दोस्तों, बी बराबर अंडर रूट पी, पी है आपका दाब और ये जो पी है आपका ये है आपका घनत्व, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इस सूत्र में वायु दाब का मान, एक एटीएम का मान क्या होता है दोस्तों, वायु दाब जो होता है, ठीक है दोस्तों, उसका मान क्या होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली ये पूछा जाता है। एवं सामान्य ताप पर वायु दाब वायु का घनत्व जो होता है दोस्तों वो 1.25 किलोग्राम प्रति घन सेमी होता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ से अगर हम वायु का वेग निकालें, ध्वनि का वेग निकालें, तो ये फॉर्मूला है। और वायु का क्या है दोस्तों, घनत्व 1.25, और दाब का मान क्या दिया गया है, 1 पास्कल का मान, 1 पास्कल का मान यानी पास्कल जो है प्रेस जो है दोस्तों आपका वायु दाब का मात्रक है, और 1 पास्कल का मान यानी वायु दाब का मान दिया गया है 1.013 इंटू 10⁵। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया पी का मान, बटे में 1.25 कर दिया, तो आपका आएगा 279 मीटर पर सेकंड, ये आपका निकल कर आता है। ये होता है दोस्तों आपका सैद्धांतिक मान, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बता ही दिया है मैंने। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इस सूत्र में वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 79 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल कर आया है आपका ये आपको याद रखना है, जो कि सैद्धांतिक मान है, जबकि प्रायोगिक मान जो होता है आपका दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। और सैद्धांतिक मान जो है सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, न्यूटन साहब ने, तो ये आपको याद रखना है। और ये पूछा जाता है कि सैद्धांतिक मान किसने दिया, तो न्यूटन साहब ने। अब चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो अगर आपको चले, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते चलें दोस्तों, सपोर्ट अवश्य करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर कंटेंट बेहतर है तो दोस्तों मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कमी हो सकती है तो आपकी पढ़ाई में। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स बनाएं और उन्हें रेगुलर रिवाइज अवश्य किया करें, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों आपके लाप्लास, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो लाप्लास ने बताया था कि गैसों में ध्वनि का वेग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किसने बताया था दोस्तों, गैसों में ध्वनि का वेग जो है गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये किसने बताया, लाप्लास साहब ने। अतः गैसों की प्रकृति रूपांतरण बाई रूपांतरण गुणांक जो है दोस्तों ये आपका गामा जो है, यानी इसे हम बाई
सिंपल भाषा में, जबकि गामा होता है, से निर्धारित की जाती है। अतः गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग निम्न सूत्र से निकाला जाता है। अगर आपको रूपांतरण गुणांक दिया गया हो तब, तो अंडर रूट रूपांतरण गुणांक इंटू दाब बटे घनत्व, इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। और रूपांतरण गुणांक अगर आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 + 2/f, यानी 1 + 2/f। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और f क्या है दोस्तों, f यहाँ स्वतंत्रता की उच्च कोटि है, स्वतंत्रता की कोटि है। अब कोटि क्या होती है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी कण को स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर वह जितने तलों से होकर गति करता है उसी संख्या को उस कण का स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये कोई कण है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एनवायरनमेंट है। मान लीजिए दोस्तों, ये आपका एनवायरनमेंट है, कोई भी, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये आपकी पृथ्वी है। और जैसे हम सतह से, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी का एनवायरनमेंट है पूरा, जिसमें दोस्तों आपकी ये परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने तल हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 तल हुए। अब मान लीजिए दोस्तों, ये कण जो है ये इन 2 तलों से होकर गुजरा बस, तो ये 2 तल हुए, तो इनकी स्वतंत्रता कोटि क्या हुई, 2 इस कण की। अगर 3 से होकर गुजरा तो 3 स्वतंत्रता कोटि हुई। इसी प्रकार ये जितने तलों से होकर गुजरेगा उतनी ही इसकी स्वतंत्रता कोटि होगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि एकल परमाणविक अपरमाणविक गैसों की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है दोस्तों, 3। और द्विपरमाणविक की कितनी होती है दोस्तों, 5। और त्रिपरमाणविक की स्वतंत्रता कोटि होती है दोस्तों, अगर अरेखीय गैस के लिए 6 और रेखीय गैस के लिए 7। तो एकल परमाणविक के लिए 3 और द्विपरमाणविक के लिए दोस्तों 5 और त्रिपरमाणविक की स्वतंत्रता कोटि 6 या 7। 6 किसकी होगी, अरेखीय की, और रेखीय की 7। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो F क्या है दोस्तों, आपकी स्वतंत्रता कोटि। अब चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। और अंतिम टॉपिक है, मतलब अंतिम वो है दोस्तों आपका चैप्टर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वायु में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है, जो गैस की द्विपरमाणविक है, जो कि द्विपरमाणविक है। अतः वायु में द्विपरमाणविक गैस मानकर F का मान 5 लेते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, 3 5 6 7 यही थे ना। तो यहाँ पर पूछा गया है वायु का रूपांतरण गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों रूपांतरण गुणांक। तो 1/, ये फॉर्मूला था दोस्तों आपका, 1 + 2/f। तो यहाँ पर 1 प्लस है ही 2/5, ये रूपांतरण गुणांक हुआ। और यह आया आपका निकल कर दोस्तों 7/5, यानी 7/5 यानी दोस्तों 1.4। अब यहाँ से ध्वनि का वेग निकाला जाए तो रूपांतरण गुणांक क्या आया, 1/4, यही आया ना था दोस्तों। और हमारा बी का मान क्या है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग क्या निकला था हमारा, शुरुआत में आपने देखा होगा दोस्तों 279, वो जो कि सैद्धांतिक मान था। ठीक है, तो इसका इससे हमने गुणा कर दिया, तो ये आया यहाँ पर 331.8 मीटर पर सेकंड, लगभग दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से निकला था। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ध्वनि की निर्भरता के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया, ध्वनि की स्पीड के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आवृत्ति, तारत्व क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य तरंगें क्या होती हैं, ये भी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। आगे हम बात करेंगे कल के चैप्टर में क्या चीज़ें आपकी निकल कर आती हैं, वो सारी चीज़ें, यानी दोस्तों कम्प्लीटली हम जो है ध्वनि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट आपको क्लासें लेनी है। और दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।